के रहमान खान साहब ने जहाँ भी काम किया, जिस रूप में भी, जिस जिम्मेदारी के साथ भी काम किया, उस संस्था को उन्होंने चमकाया, उस संस्था को खड़ा किया। और यदि मैं कहूँ कि उनका टोटल सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, पार्लियामेंट्री लाइफ में जो कंट्रीब्यूशन है, वो एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में, जिनको हम जैसे लोगों को, जो केवल विद्यार्थी हैं, उनको स्टडी करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए। कोई चीज़ में प्लान करके मैं सियासत में कामयाबी होना, जद्दोजहद करना नहीं। मुझे इनवाइट किया गया एक्चुअली टू बी ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1 घंटा पहले जब मुझे इनवाइट किया गया, आई डिडंट नो आई एम एंटरिंग टू पॉलिटिक्स, बट अल्लाह की मशीयत थी, आई वॉज ऑफर्ड, एंड उसके बाद अल्लाह ने तरक्की दी, काम करने का मौका दिया। Where Institute of Objective Studies is giving its 10th award, Lifetime Achievement Award, to Mohtaram K. Rahman Khan Sahab. K. Rahman Khan Sahab is associated with Institute of Objective Studies in a very, very intimate fashion. I mean, he is a philosopher, friend and guide to all of us. रहमान खान साहब जैसे लोगों के बारे में, उनके बारे में सोचते हैं, अल्लामा इकबाल का एक शेर जो कि इतनी बार रिपीट हुआ है, वो जहन में फ़ौरन आता है, यकी महकम अमल पैहम मोहब्बत फ़ातिह आलम। पता नहीं मुल्क के हालात ऐसे हैं कि मैं उसका दूसरा मिसरा पढ़ूं या न पढ़ूं। हिम्मत इस बात से है कि यहाँ पर हरीश रावत साहब मौजूद हैं, जो मिनिस्टर भी रह चुके हैं और चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। रहमान खान साहब, जिनका एक बड़ा तवील कैरियर है, मिनिस्टर भी रह चुके हैं और डिप्टी चेयरमैन और इदारे चलाते हैं, और ये प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रहा है, इसलिए ये उम्मीद करनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन हिफाजत करेगा। नजीब जंग साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर मौजूद हैं। दूसरा मिसरा उसका ये है, मैं पूरा शेर फिर पढ़ता हूँ, यकी महकम अमल पैहम मोहब्बत फ़ातिह आलम, जिहादे ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। इन द स्ट्रगल ऑफ लाइफ these are the swords. Former Vice Chancellor University of Rajasthan and Himachal Pradesh to please come to the stage. I request Dr. Muhammad Manzoor Alam, Chairman IAS, to please दिल्ली के मौखर थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ का 10वां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जनाब के रहमान खान को दिया गया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुनक़िद एक पुरवक़ार तक़रीब में ये अवार्ड कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और उत्तराखंड के साबिक़ वज़ीर आला हरीश सिंह रावत और वाइस चांसलर प्रोफेसर फुरकान खमर ने डॉक्टर रहमान खान को पेश किया। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि
रहमान खान हमारे लिए आइडियल हैं और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन की हैसियत से जिस तरह ऐवान की जिम्मेदारी निभाई है वो उनकी शख्सियत का खासा है। प्रोफेसर फुरकान कमर ने कहा कि रहमान खान अपनी ज़ात में एक अंजुमन है। तालीमी मैदान में रहमान खान की कारगुजारी काबिल तहरीक है। उन्होंने कहा कि IOS ने अब तक जिन शख्सियात और इदारों को अवार्ड दिया वो सब अपने अपने मैदान की नुमायां शख्सियात हैं। IOS के प्रोफेसर मोहम्मद अफजल वानी ने कहा कि रहमान खान ने वक्फ क़ानून और वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो खिदमात की हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। IOS के चेयरमैन डॉक्टर मंजूर आलम ने रहमान खान के इंतखाब पर रोशनी डालते हुए कहा कि उनकी शख्सियत हमाजहत और बेमिसाल है। इज़हार तशक्कुर करते हुए डॉक्टर रहमान खान ने कहा कि यह सब अल्लाह का फजल व करम और वालिदैन की दुआओं और तरबियत का समरा है। उन्होंने एक छोटे से खरिये से अपने ज़िंदगी के सफ़र का जिक्र करने के बाद मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि गुफ्त शनीद से मसाइल हल हो सकते हैं। पेश है साला डिजिटल की खुसूसी रिपोर्ट। My esteemed colleague and friend, Dr. Harish Singh Rawat ji, former Chief Minister of Uttarakhand, Professor Furqan Qamar Sahab, ZM Khan Sahab, Secretary General IOS, जनाब प्रोफेसर M. अफजल वानी साहब, प्रोफेसर हसीना हाशिया साहबा, फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली मिस्टर नजीम जंग साहब, सईद साहब, अशोक हल्दिया साहब, डॉक्टर फारूक साहब और मेरे मोअज़्ज़िज़ शख्सियात यहाँ तशरीफ़ फरमा है और ख़वातीन और हज़रात, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे जहाँ जहाँ भी खिदमत का मौका दिया वो उसका करम है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरे वालिदैन का, जिनकी परवरिश का नतीजा है जो आज मैं समाज में कुछ बन सकूं। मैं जनाब डॉक्टर मंजूर आलम साहब और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस नाज़ पर ये अवार्ड मुझे दिया है। मुझे मालूम नहीं कि मैं इसका कितना हकदार हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ से मेरा वास्ता लगभग 3 दहाका है, 3 डिकेड्स से मैं जानता हूँ। डॉक्टर मंसूर आलम साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो एक मैं कहूँगा कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स में बहुत ही अच्छे ख़यालात और मिल्लत की फ़िक्र रखने वालों में से। मुझे ना मालूम हम कितने घंटे गुजारे हैं
मिल्लत के मसाइल पर डिस्कशंस करके और एक फ़िक्र के साथ हम बहुत अलग अलग इश्यूज जो मिल्लत के हैं उनके ऊपर हमने बहुत वक्त गुजारा है। और तो इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़, जैसा कि इंट्रोडक्शन में कहा गया कि एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एक डेटा कलेक्शन एजेंसी है, वो सर्वे करते हैं और नाम ही उनका इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्टिविटी से वो डिस्कस करते हैं। और स्टडी है, उनके पूरे जो भी पब्लिकेशंस हैं, रिसर्च डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये जो भी वो कर रहे हैं आज की नस्ल के लिए नहीं, ये फ्यूचर जनरेशन्स के लिए है। रिसर्च और पब्लिकेशंस होते हैं, ये आज की जनरेशन को तो मदद मिलती है उससे, मगर फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज कमज़ोरी है मिल्लत में कि ना हमारे पास रिसर्च का ज़ख़ीरा है, ना ऐसे पब्लिकेशंस हैं जिससे सिर्फ मिल्लत को नहीं मुल्क और दुनिया को रहबरी कर सके। डेटे का फुरक़ान है हमारे पास, हम जज्बात से भरे हुए लोग हैं और काम हमारा जज्बात पर होता है, ना कि रिसर्च पर, एनालिसिस पर, डायलॉग पर। इसलिए मैं डॉक्टर मंजूर आलम साहब और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और उनके साथ काम करने का मुझे फ़ख्र है। जब कभी भी हम कुछ करना चाहते थे तो डॉक्टर साहब और मैं मिल के बैठते और बहुत से इश्यूज़ मैं उनकी रहबरी भी हासिल कर चुका हूँ। जब यहाँ बार बार कहा गया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल, मैंने जो तरीक़ा इस्तेमाल किया वो डायलॉग का है। मैं नहीं समझता कि एक आदमी अपने आप को इतना फ़ख्र कर ले कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। आपको रहबरी हर एक से मिलती है, हर शख्स से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मैं वो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया। मैंने डॉक्टर साहब से भी डायलॉग किया। बहुत से ऐसे लोग जो औक़ाफ़ में दिलचस्पी रखते हैं, जो मशवरे दे सकते हैं, मैं उनके साथ काम करके उनके मशवरों के साथ जो मुझे मौका अल्लाह ने दिया था उसको अगर आज बिल है तो मेरा एक आदमी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये बहुत से लोग इसमें मुझे साथ दिए हैं। मैं उन तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं यहाँ कश्मकश में हूँ कि मैं इस वक्त पर क्या कहूँ। मुल्क की हालात हमारे सामने हैं, मिल्लत की हालात हमारे सामने हैं और हमारे कमज़ोरियों का हमें इल्म है। तो इसमें मैं कुछ मेरे तजुर्बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं वो शख्स हूँ जो मेरी पैदाइश एक छोटे से करिए में हुई और आज़ादी के पहले का पैदा हुआ हूँ मैं। यानी कि मुझे अब जो हर वक्त बात किया जाता है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में हिंदुस्तान वक्त बेकार कर दिया, जैसे बातें सुनते हैं तो मुझे हंसी भी आती है और
जो वैसे बातें करते हैं उनके ऊपर तरस भी आता है। मैंने वो वक्त भी देखा है जो हमको बुलक कार्ट सिविलाइजेशन कहते हैं, कि मैं गाड़ी में, बैलगाड़ी में सफ़र किया हूँ। जो हिंदुस्तान का नक्शा पहले बताते थे उसका मैं भी एक चश्मदीद गवाह हूँ। और आज की वो जनरेशन जो 47, 50 के बाद के हैं, उनको जनरेशन को वो याद नहीं है कि वो 47 में या 47 के पहले मुल्क की क्या हालात थी। और ये उस वक्त से एक बुलक कार्ट से लेकर आज जो सुपरसोनिक इसके में है, ये सफ़र कितना लंबा सफ़र है मुल्क का, कितनी जद्दोजहद होंगे, कितने कुर्बानियाँ होंगे। ये कितना आसान होता है कि 70 साल में कुछ नहीं, क्या मुल्क में तरक्की हुई है। तो ये जो है हमारी कमज़ोरी है कि हमने हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो एल्डर्स हैं, जो पिछले लोग हैं, उनकी जद्दोजहद, उनके काविशों को हम भूल के हर चीज़ को हम नेगेटिविटी से देखते हैं। इंसान हर वक्त जब दूसरों का आता है तो नेगेटिविटी से देखता है, हर चीज़ वो नहीं कर सकता, वो क्या कर सकता है। जब अपने आप को आता है तो हर चीज़ ऐसे कि मैं सब कुछ कर दूंगा। ये जो लोगों में है, यही एक रस्म है। तो आप जैसा कि अल्लाह के ऊपर यकीन रहना, हर एक जो अल्लाह के ऊपर यकीन रखकर काम करता है और पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करता है, बिलीव में अल्लाह उसे कामयाबी हर वक्त देता ही अल्लाह ताला। ये मेरा तजुर्बा है। मैं जैसा कि अब कहा गया कि खमर साहब भी कहे कि वो बीकॉम हैं, वो भी कॉमर्स के हैं, मैं भी एक मामूली स्टूडेंट था कॉमर्स में। उस वक्त पर अर्ली हमारे अशोक हल्दिया साहब बैठे, सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के थे। वो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्ज़ामिनेशन हल करना है तो शायद ही जो मेरे एक सीनियर थे वो पास किए, उनके 3 बच्चे हो गए थे उसके बाद पास करने का। मैं एग्ज़ाम हो जाता तो मैं एक मामूली सा स्टूडेंट्स, सेकेंड क्लास पास होने वाला, मैंने हिमाकत की कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन करूँगा। सब मेरे दोस्त और अहबाब के आगे अब तेरी उम्र गुजर जाएगी तो सीए नहीं कर पाएगा। खैर अल्लाह के ऊपर यकीन करा तो अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। मैं हमारे स्टेट का, कर्नाटका स्टेट का पहला मुस्लिम चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ जो मैं सीए कर पाया। जो मैं खुद, मुझे एतमाद नहीं था कि मैं सीए पास करूँगा, मेरी उम्र गुजर जाएगी। मैं नहीं डरा। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे मेरे वालिद ने दिया। और वालिद एक छोटे कारोबारी आदमी थे, बिजनेस था उनका, मगर उन्होंने जो एक मुसलमान ताजिर को अल्लाह ने हिदायत दी है वो सब अपनी ज़िंदगी में अपनाया। और वो अपनाने से वो हमारे एरिया में, मेरे गांव के एरिया में ही हैज़ बिकम ए लेजेंडरी फिगर। यानी कि सही बिजनेसमैन अगर अपनी तो वालिद ने मुझे पॉजिटिविटी दिया तो मैं उसके बाद खैर तालीम मुझे मिली और तालीम से इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली आती है। उसी वक्त उसके जो भी पॉजिटिविटी रहती है, इंसान की जो सलाहियतें रहती हैं, आगे वो बढ़ते हैं। अगर तालीम नहीं तो वो कितना भी के सलाहियत रखता हो वो आगे बढ़ नहीं सकता। तालीम बहुत ज़रूरी है। जो मुझे मिली मैं उससे तरक्की कर सका।
तो मैं समझा कि मैं सिर्फ मैं एक तरक्की करने से नहीं, तो मैं समझा कि मेरी ज़िंदगी में तालीम एक को आगे बढ़ना, तालीम के ही इसमें मैं फील्ड में काम करने का लगभग मेरे 55 साल गुजर गए हैं तालीम से जुड़ा हुआ। और इस 55 सालों में हमने बहुत से इदारे शुरू किए, यानी कि आप मैं कहूँ तो तालीमी वो एक ऐसा इदारा नहीं है जो हमने शुरू नहीं किया। कॉलेजेस, स्कूल्स, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और हर इदारे हर आदमी शुरू करते हैं, मगर खुसूसियत ये थी कि ये लोग हम ऐसा ग्रुप इस काम को लिया कि जिनके पास कोई सरमाया नहीं था। कैपिटल होना चाहिए, इदारे बनना तो कैपिटल होना चाहिए, रिसोर्सेस नहीं तो इदारे कैसे बनेंगे। आज मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगा कि रिसोर्सेस कहाँ से आए, कैसे आए, इदारे कैसे बने। तो ये जो काम जो है पॉजिटिविटी का जो आगे बढ़ना है, तो उससे आज आप जुड़ जाइए कोई भी एक जद्दोजहद को। कौम की फ़िक्र बहुत ज़रूरी है, फ़िक्र ही का एक चीज़ नहीं है, दूसरे उसके यू नीड सम इनिशिएटिव ऑल्सो। तो वो इनिशिएटिव भी होना चाहिए, फ़िक्र भी होना चाहिए। तो आज अगर हम मुझे चाहे ये एजुकेशन सोशल लाइफ में मैं हर वक्त से ही सुना हूँ कि हमारे कम्युनिटी में कि कोई इनिशिएटिव नहीं था, सिर्फ बातचीत होती है, जज्बात होते हैं, हर चीज़ होते हैं, मगर काम नहीं होता। कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, मगर प्रैक्टिकल काम नहीं होता, आगे नहीं बढ़ते। 70 साल की अब हम वो मिसाल देते हैं जो दूसरे देते हैं कि 70 साल में हिंदुस्तान में कोई डेवलप नहीं हुआ। मैं वो मिसाल नहीं दे रहा हूँ, मैं ये मिसाल दे रहा हूँ कि 70 साल ने हमें दुनिया में देखा है। क्योंकि हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी जो है एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी है, यानी कि हम ये समझेंगे कि मैं मुसलमानों का काम करूंगा तो मैं कम्युनल हो जाऊंगा, नहीं। डाइवर्स सोसाइटी में हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी, जैसा मैं मेरे ख़ानदान की जिम्मेदारी लेना मेरा फर्ज है। आई शुड लुक आफ्टर माई फैमिली, दैट इज माई फर्स्ट प्रियॉरिटी। इफ आई आर डॉक्टर मंजूर आलम और एनीबडी वर्क्स फॉर द community in which we have brought up, it is not communal. You are helping the country, you are helping India, you are participating in the diverse society. आज अगर मैं मुसलमानों के वास्ते काम कर रहा हूँ और कोई और उसकी कम्युनिटी के काम कर रहा है, तो हम समझ के कम्युनल, हम मुसलमानों के लिए नहीं करेंगे, हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नहीं, ये गलत अप्रोच ये होना चाहिए कि आपको जिसमें कहाँ आपका इन्फ्लुएंस है वहीं काम कर सकते हैं, उन्हीं के लिए आप काम कर सकते हैं। तो ये जो है हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। और एक डाइवर्स सोसाइटी में जो हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है, और यहाँ हर एक को अपनी अपनी सोसाइटी का ख्याल रखना चाहिए। आपको कोई आकर मदद नहीं करेगा जो आप खुद मदद नहीं करेंगे। तो ये हमारा नजरिया होना चाहिए। और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कोई ऑब्स्टेकल आएंगे नहीं। ऑब्स्टेकल तो आते हैं, मगर इमेजिनरी ऑब्स्टेकल रखकर हम कोई काम हाथ में नहीं लेते।
इमेजिन करते हैं कि हमको कोई मदद नहीं करेगा, हमके पास पैसा नहीं है, हमको हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। ये इमेजिनरी जो हमारे सामने ये है, हम कोई काम आगे ले नहीं जा सकते। अब हमने चंद साथी बैठकर 1977 में कहे कि हम मेडिकल कॉलेज शुरू करेंगे। हम चंद कौम के ज़िम्मेदारों के सामने प्रपोज़ल रखा तो वो हंसे कि मेडिकल कॉलेज खोलना बच्चों का खेल है क्या। खैर जो भी कहते हैं उस वक्त है, तो मगर हम जद्दोजहद शुरू करें। By 1983 we became the first Muslim managed medical college in the country after Aligarh। हमारे पास 10,000 रुपये, बिलियों में 10,000 रुपये नहीं थे, और हमने मेडिकल कॉलेज खोलने की हिमाकत की। अल्लाह ने साथ दिया, मेडिकल कॉलेज बनी, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, डिग्री कॉलेजेस बने। यानी हमारे पास साउथ में ये कोई ऐसा हमारे पास कॉलेज नहीं है जो कह सकते हैं कि ये नहीं है। और ये सब कैसे हुए? एक जद्दोजहद। यहाँ क्यों नहीं कर सकते? दूसरे क्यों नहीं कर सकते? दूसरे लोग कैसा नहीं कर सकते? दूसरे कौमें कैसा तरक्की कर रहे हैं? ये हमारा इमेजिनेशन है कि दूसरे कौमें तरक्की कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको साथ देती है, गवर्नमेंट उनकी है। ये सब गलत है। आप हमारे कर्नाटक में जाइए, हमारी एक बरादरी है लिंगायत बरादरी। आपको देखकर ताज्जुब होगा कि जितने तालीमी इदारे वो बनाए हैं, गवर्नमेंट के रहमो करम पर नहीं, गवर्नमेंट की मदद से नहीं, वो अपने कौम को आगे ले जाने के लिए 100 साल से जद्दोजहद कर रही है वो कम्युनिटी। आज जाके डोमिनेटिंग कम्युनिटी कहलाती है। यू कैन हार्डली फाइंड ए इलिटरेट पर्सन इन दैट कम्युनिटी। दैट टुक 100 years struggle for them। तो मेरा मकसद यही है कि तालीम के ऊपर जब तक हम काम नहीं करेंगे, आप कौम को आगे नहीं ले जा सकेंगे, गुर्बत दूर नहीं कर सकेंगे, आप उस समाज को कुछ नहीं दे सकेंगे। यानी कि आपको उसी वक्त इम्पोर्टेंस मिलती है जब आप कुछ दे सकते हैं। You should be giver, not seeker। गिवर की इज्जत सोसाइटी में होती है, सीकर की इज्जत नहीं। तो हमको कन्वर्ट करना है फ्रॉम सीकर्स टू गिवर। हर इंसान, कोई भी इंसान। ये भी मेरा एक एक्सीडेंट है। मैं अब जैसा कि हरीश रावत जी ने कहा, कोई चीज़ में प्लान करके मैं सियासत में कामयाबी होना, जद्दोजहद करना। मुझे इनवाइट किया गया एक्चुअली टू बी ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1 घंटा पहले जब मुझे इनवाइट किया गया, आई डिडंट नो आई एम एंटरिंग टू पॉलिटिक्स, बट अल्लाह की मशीयत थी। आई वॉज ऑफर्ड, एंड उसके बाद अल्लाह ने तरक्की दी, काम करने का मौका दिया। जहाँ जहाँ मुझे मौका दिया, मैंने अल्लाह जो भी मुझ में देती काम किया। हरीश रावत जी के साथ हमारे पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। वो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, कम उम्र में यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। बाद वो लोकसभा के मेंबर रहे, राज्यसभा के
मेंबर रहे। इत्तेफाक से मैं जब डिप्टी चेयरमैन था, वो हमारे मोअज़्ज़िज़ ऑनरेबल मेंबर थे, उनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। बाद कैबिनेट में आए, हम कैबिनेट कोलीग बने 2012 में। तो लोगों से यानी मेरा जो तजुर्बा है कि किससे भी हर आदमी आपका साथ देगा जब तक आप वो सलाहियतें करने के उसके भी मिलें, उससे डिस्कस करें। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हर चीज़ हर लाइफ में कि आपको पॉजिटिविटी से हम जाना चाहिए और सबसे मिलकर मसाइल को हल करने की कोशिश करना चाहिए, ना कॉम्प्लिकेट करने की नहीं चाहिए। मैंने वही रास्ता इख्तियार किया मेरे पॉलिटिकल लाइफ में। अल्लाह ने मुझे हर सतह पर मुझे कामयाबी दी। मैं कॉन्फ्लिक्ट से हम आगे बढ़ नहीं सकते। जब तक हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर सकते, डायलॉग नहीं कर सकते, इंसान कामयाब कभी भी नहीं हो सकता। हम डायलॉग हो, आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा यह है कि हम डायलॉग प्रोसेस को छोड़ दिए हैं। डायलॉग आप करना चाहिए अपने, डायलॉग यहाँ तक कि अपने नेबर से भी आपको जीना सीखना चाहिए, सोसाइटी में भी आपको सीखना चाहिए, अपने हर जगह आपको बग़ैर डायलॉग के, मोहब्बत के, प्यार के आप दुनिया में अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो इसलिए हिंदुस्तान हमारा मुल्क एक ऐसा खुशगवार मुल्क है कि हम यहाँ को जीना सीखना है। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए, लोग हमको समझना चाहिए। आप सही तरीके से लोगों को आपस में खुशगवार माहौल पैदा करेंगे तो मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। और कॉन्फ्लिक्ट है तो कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। आज इसकी सख्त ज़रूरत है। गलतफहमियाँ बढ़ते जा रहे हैं। लोग अपने अपने ढंग से हमारी इस मुल्क को, इसकी तहज़ीब को तोड़ना चाहते हैं। ये मुल्क उसी वक्त सेक्युलर रहेगा जब सब मिलजुल के रहेंगे। आज हमारे अकाबिर, मैं यहाँ ऐसे लोगों से बातचीत कर रहा हूँ जो दे आर ऑल, उनकी ज़िंदगी में दे आर समथिंग टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आज का जो माहौल हम हैं इसको कहीं ना कहीं हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। तो भाईचारगी बढ़ाना चाहिए, प्यार मोहब्बत बढ़ाना चाहिए। उसी वक्त पर हिंदुस्तान खुशगवार होगा, तरक्की कर सकेगा। अगर कम्युनल हार्मनी नहीं, आपस में भाईचारगी नहीं, तो मुल्क कितना भी आप डेवलप करो, डेवलप हो नहीं पाएगा। तो डेमोक्रेसी ही एक हमारे लिए है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठकर बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है और ये वार्निंग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए ये वार्निंग की थी उसी वक्त ब्रिटिशर्स को कि आप ये मुल्क उसे जाना ही है। जब जाते जाते आप इख्तिदार किसको सौंपेंगे? तो उन्होंने, अम्बेडकर ने कहा कि जाहिर है कि जो मेजॉरिटी लोग हैं उनको देंगे। तो मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है हमारी
ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी नहीं है, मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है आज सारे दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। हमको इसे रियल डेमोक्रेसी में तब्दील करना चाहिए। अम्बेडकर ने उस एड्रेस में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वो हर चीज़ उन्होंने कहा है जो आज हो रहा है हिंदुस्तान में, वर्बैटम हो रहा है। 1930 में उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। तो हमारी तमाम की जिम्मेदारी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं और अपने अपने फील्ड में काम करें, कौम की, मिल्लत की, अपने इंडिविजुअल की, सब हमको आगे बढ़ना है। मैं फिर एक बार डॉक्टर मंजूर आलम साहब का, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ का शुक्रगुजार हूँ कि इस नाचीज़ पर ये अवार्ड उन्होंने दिया है मुझे। और मेरी कोशिश रहेगी कि जब तक अल्लाह दुनिया में रखेगा, मेहनत और जद्दोजहद मैं करता रहूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह हम तमाम से मिल्लत के काम लें, खिदमत करने का मौका दें। जैसा कि मेरी एक अनफिनिश्ड एजेंडा जो मैं कहते हैं वो है कि मुझे ज़िम्मेदारी दी गई थी कि हमारे मिनिस्ट्री को कि सचार कमेटी रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन, मैंने बहुत हद तक उसको पूरा करने की कोशिश की। और मेरा जो बाकी अनफिनिश एजेंडा है, जैसा कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए नेशनल डेटा बैंक, इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन, मैं ये दोनों इश्यूज़ पे काम किया था और पार्लियामेंट में बिल भी पेश कर दिया। बदकिस्मती से हमारी हुकूमत नहीं रही, मगर आज भी वो बिल पार्लियामेंट में हैं। अल्लाह करे कि आने वाले आइंदा जो भी इस जिम्मेदारी को हम के वो काम करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि नेशनल डेटा बैंक और एक इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन, ये दोनों चीज़ें हर सिटीजन के लिए ज़रूरी हैं कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी डिनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो मुझे कोई एक प्लेटफार्म होना चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटी में डिनाइल को, अपॉर्चुनिटी को उनके सामने जा सकूं। आज हमारे पास कोई ऐसी कोई प्लेटफार्म नहीं है जहां अगर मुझे सलाहियत रखने पर भी अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो मैं सिर्फ खामोश हो जाऊंगा, मगर कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन था। और जो डेटा जो है हर एक के लिए जो काम करना है, तो डेटा बहुत ज़रूरी है। इन 3-4 काम मेरे पीरियड में बाकी रह गए, वरना जो कोई भी, जैसा कि मैं ये आखिरी ये बात करके कहा, मंजूर आलम साहब ने मुझे, जब मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी संभाली, तो एक फंक्शन रखा था। तो उस वक्त पर मैं कहा था कि मेरे पास वक्त कम है। मैं जानता था कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने की या 19 महीने की हुकूमत रहे, मैं यही ले सकूंगा जो मैं पूरा कर सकूंगा। तो मैंने उनके सामने एक एजेंडा रखा था कि ये चीज़ें मैं कर पाऊंगा। तो जब मेरी मिनिस्ट्री ख़त्म हुई, हमारी हुकूमत गई, तो फिर उन्होंने यही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक मीटिंग रखी। तो मैंने कहा कि मेरा एक एजेंडा दिया कि ये चीज़ें आपसे मैं वादा गया था, ये पूरे कंप्लीट किया हूँ। मुझे वो एक यानी कि एक सेटिस्फैक्शन है कि कुछ उन्होंने जो कहा था और जो मैं वादा किया था, अल्लाह ने वो पूरा करवाया। और उनके सामने मैं वो स्टेटमेंट रख दिया था। यही वादा भी यही कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में किया था मैं, और उसका हिसाब भी उनके सामने मैं यही कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में दिया था। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है, उसका करम है। तो उसने मुझे ये शर्फ बख्शा कि मुझे ये चीज़ जो भी मेरे ज़िंदगी में मैं कर सका हूँ, उसकी मेहरबानी है। और मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। मैं इन अल्फाज के साथ
और मुझे आज सबसे खुशी है कि हरीश रावत साहब इसमें हमारे इस इजलास में आए हैं और उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है। मालूम नहीं मैं उसका लायक हूँ कि उनके अल्फाज से, बट हमारे अच्छे दोस्तों में, अच्छे पॉलिटिकल फ्रेंड्स में वो एक अच्छे आदमी हैं और उन्होंने भी अच्छी बातें की हैं मेरे बारे में। और तमाम फुरकान अहमद साहब को और दूसरे जो भी अफजल वानी साहब, मैं उनका सबका शुक्रगुज़ार हूँ और आप तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो आप इसमें आए हैं। हमें शुक्रिया।